हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल और आज मैं आपको आईसीएससी क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा। हमने जे जे थॉमसन की डिस्कवरी देखी, कैथोड रेज की डिस्कवरी देखी और जे जे थॉमसन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। अब आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब एक बार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और साइंटिस्ट को पता चल गया कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जब उन्हें पता चल गया तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में ये आया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम्स के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो एटम्स के अंदर जरूर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते होंगे, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज करने के लिए उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पता लगाया कि हाँ, एटम के अंदर अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन भी होते हैं। उसके लिए ई गोल्डस्टेन एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। डिस्चार्ज ट्यूब में ही एक्सपेरिमेंट किया। बस एक मॉडिफिकेशन इन्होंने किया, जो कैथोड इन्होंने लिया वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो कैथोड की जो प्लेट थी उसके बीच बीच में होल्स थे। इन्होंने परफोरेटेड कैथोड प्लेट का इस्तेमाल किया और फिर ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके इन्होंने प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, बल्कि उतने ही नंबर्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इसमें गैस फिल करी एक वेरी लो प्रेशर पे, कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे एक रेड ग्लो आ रहा है। कैथोड, क्योंकि जो ये कैथोड प्लेट थी परफोरेटेड थी, मतलब बीच में इसमें छेद थे, तो कैथोड के पीछे एक रेड फ्लोरेसेंस, एक रेड ग्लो आ रहा है। और ये ग्लो कब आ रहा है? जब आपके एनोड से कुछ रेस निकल रही है कैथोड की तरफ। ठीक है। कि ये रेस कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी और इसलिए कैथोड के पीछे रेड ग्लो आ रहा था। इससे ये पता चला कि जब डिस्चार्ज ट्यूब पे इलेक्ट्रिक करंट, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तब सिर्फ कैथोड से कैथोड रेस ही नहीं निकलती है, बल्कि साथ में एनोड भी रेस निकालता है, जिसका नाम इन्होंने एनोड रेस रखा। जब इन एनोड रेस को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती है और इन्हीं को इन्होंने प्रोटॉन्स कहा। ठीक है। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट था, बस एक जरा सा मॉडिफिकेशन इसमें था कि जो जो कैथोड था वो इन्होंने परफोरेटेड लिया, यानी कि बीच में होल्स थे। अब डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने गैस भरी बहुत लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया गया। तो देखा कि कैथोड से रेस निकल रही है जो एनोड की तरफ जा रही है, और ये कैथोड रेस कहलाती है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। ठीक उसी तरीके से साथ में एनोड से भी रेस निकल रही है और वो कैथोड की तरफ जा रही है और कैथोड के पीछे एक रेड फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही है। चूंकि ये रेज एनोड से निकल रही है, इसलिए इन रेज का नाम एनोड रेज रखा गया। इसको कैनल रेज भी बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया कि ये जो एनोड रेज होती है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहा गया। कैसे पता चला कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है? इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये जो रेज थी पॉजिटिव प्लेट के तरफ बेंट हो रही थी। जब ये पॉजिटिव, ये जो आपकी रेज थी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंट हो रही थी। तो इससे पता चल गया कि ये जो रेज है, एनोड रेज जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जो ये रेज पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव प्लेट की तरफ ये जाके बेंट हो रही थी। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। Now, what are the characteristics of anode rays? Anode rays are produced from the anode in a discharge tube when electric current is passed through gas kept at a very low pressure. Anode rays डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड से निकलती है, जिसमें आपने गैस भर रखी है बहुत लो प्रेशर में और हाई करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हो। कभी भी किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत लो प्रेशर पे गैस आपने फिल करी और उसपे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो एनोड से रेज निकलेंगी, जिसको हम एनोड रेज कहते हैं। Anode rays consist of positively charged particles because when an electric field was applied to the path of anode rays, the rays got attracted or bent towards the negatively charged plate.
एनोड रेज जो होती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनती है, क्योंकि जब एनोड रेज की डायरेक्शन में अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई तो जो एनोड रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंट हो रही थी। इसका मतलब ये पता चला कि एनोड पॉजिटिव है तभी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट में देखा था जे थॉमसन के, कि जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव बोला था, है ना। और लेकिन इसके केस में जो प्रोटॉन्स की जो रेज है या एनोड्स जो है वो तुम्हारा नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसके लिए जो तुम्हारा प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एनोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। जिस तरीके से कैथोड रेज फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने थे, ठीक उसी तरीके से एनोड रेज भी फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने थे, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स बोला जाता है। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अगर इनके पाथ में कोई भी आप ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसके पीछे उसकी शेडो पड़ेगी। तो अगर कोई भी चीज की शेडो पड़ती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली है, उसे लर्न कर ली है, उसी का जस्ट अपोजिट आप लिखते जाओगे तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज बन जाती है। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज है, बस आपको जहाँ पे नेगेटिव लिखा है वहां पे पॉजिटिव करना है आपको, और ऑलमोस्ट ये सेम है। और ये प्रोटॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, now since an atom is electrically neutral, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons in that atom. obvious सी बात है, एटम न्यूट्रल होता है तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है एटम में उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। तभी तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन जितना आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ताकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो। प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एटम। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसपे जो मास होता है वो जीरो, नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, ये इसके एग्जैक्ट वैल्यू है। प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोटॉन्स की? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का बहुत अहम हिस्सा है प्रोटॉन। मतलब कोई भी एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, प्रोटॉन भी पाया जाएगा। ठीक है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज नॉट फिक्स। देखो इलेक्ट्रॉन के केस में हमने पढ़ा था कि ई अपॉन एम रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन प्रोटॉन्स के केस में ई अपॉन एम रेशियो फिक्स नहीं होता है, ये वेरी करता है, ये बदलता रहता है। The E upon m value depends on the gas being used in the discharge tube. E upon m ratio प्रोटॉन के केस में क्या होगा, डिपेंड करता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी है। The mass of proton is almost equal to the mass of an atom of hydrogen. जब प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया गया ना तो ऑलमोस्ट वो हाइड्रोजन के मास के बराबर ही निकला। इसलिए हम इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं ना तो प्रोटॉन का मास हम ऑलमोस्ट 1 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मास कितना है? 1.672 into 10 raised to the power -24 ग्राम। तो प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू एक हाइड्रोजन के एटम के बराबर में। द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम हाइड्रोजन। ठीक है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना बट अपोजिट इन नेचर एंड साइंस, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आपने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कि इलेक्ट्रॉन्स में 1.602 into 10 raised to the power -19 कूलम चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स में भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये वैल्यू नेगेटिव होती है और प्रोटॉन्स के केस में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। वैल्यूज इक्वल होती है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेती हैं। The number of electrons in an atom is equal to the number of protons in the atom, which makes the atom electrically neutral. और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, हम चार्ज नीचे लिखते हैं। आपने लिखा P, इसका जो +1 चार्ज है वो आप नीचे लिखोगे, ये आप नीचे लिखोगे, और इसका जो मास होता है वो आप ऊपर लिखते हो। ठीक है, तो नीचे का जो आपका सबस्क्रिप्ट है ये इसका चार्ज बता रहा है, और जो सुपरस्क्रिप्ट है ये इसका जो सुपरस्क्रिप्ट है ये इसका मास बता रहा है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। In 1911, Ernest Rutherford, a New Zealand-born British physicist, carried out his now famous gold foil experiment to find the arrangement of electrons and protons in an atom. अब एक रदरफोर्ड ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
और इसमें इन्होंने ये पता लगाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम्स में अरेंज रहते हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, ये इन्होंने फाइंड आउट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड bombarded a thin sheet of coil gold of thickness 0.0004 centimeter with fast moving alpha particle raised in an evacuated chamber। इन्होंने क्या किया, ये गोल्ड फॉइल दिख रहा है, एक पतली सी शीट है गोल्ड फॉइल की, इसमें अल्फा पार्टिकल्स का इन्होंने बॉम्बार्डेशन करवाया, यानी टकरवाए, अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर पास करी, और ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में ये पूरा सेटअप किया गया, ठीक है। क्या फायदा, इन्होंने क्या चीज क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स करी तो बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो स्ट्रेट निकल जा रही थी, बिना यहाँ वहां के डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, वो स्ट्रेट पास हो रही थी, यहाँ वहां डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। few particles were deflected at a very large angle, और कुछ बहुत ज्यादा लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे ये स्ट्रेट आया और ऐसा हो गया, स्ट्रेट आया और ऐसा चला गया, कुछ स्ट्रेट पास हो जा रही थी। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ एट अ स्मॉल एंगल, और कुछ छोटे एंगल में ही डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। some particles were deflected back, only 1 out of every 12,000 alpha particles appear to rebound, very small fraction of our alpha particles were deflected by large angles, indicating that all the positive charge and mass of the gold atoms were concentrated in a very small volume within the atom। उन्होंने देखा कि जब अल्फा रेज निकली और इस गोल्ड फॉइल से टकराई तो कुछ जो अल्फा रेज थी वो स्ट्रेट चली गई, कुछ बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, मतलब टकरा के लार्ज एंगल से दूर की तरफ गई, और कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन कुछ रेज ऐसी भी थी जो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस पहुंच गई। इससे क्या पता चला है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और एटम की जो अधिकतर जगह जो होती है वो खाली होती है, मतलब एम्प्टी स्पेस होता है एटम में, ठीक है। इससे ये इसका क्या कंक्लूजन है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, ये बहुत फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहलाता है, रदरफोर्ड ने किया है, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली है और इसमें अल्फा रेस इन्होंने बॉम्बार्ड करवाई है, मतलब अल्फा रेस इसमें स्ट्राइक कराई है, और उस अल्फा रेस का स्ट्राइक होने के बाद डायरेक्शन स्टडी किया है। जब अल्फा रेस गोल्ड फॉइल से टकराती है तो कुछ तो सीधी निकल जाती है, कुछ वापस उसी रास्ते में लौट जाती है, कुछ बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होती है। तो इस सब चीजों को जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, वो हम देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम और रेडियम से निकलता है। यूरेनियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन हुआ इस एक्सपेरिमेंट का, अ लॉट ऑफ स्पेस वाज एम्प्टी इन द एटम एज अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आपने देखा था ना कि जब अल्फा रेज आपके गोल्ड फॉइल से टकराए, उस गोल्ड फॉइल से टकरा रही थी तो बहुत सारी जो रेज थी वो स्ट्रेट पास हो जा रही थी, उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है। सेकेंड, since the mass of alpha particle is about 8,000 times that of an electron, it was evident that the force which causes such large deflection was so strong। लेकिन कुछ अल्फा रेज आपने देखा था कि बहुत लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो रहा है ना। Small deflection of the alpha particles could only be caused by center of concentrated positively charge that accounts for most of the atom's mass। और जो छोटा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि एटम के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव मास लोकेटेड होता है जो कि ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, इसलिए वो जब अल्फा रेस उस सेंट्रल मास से टकरा रही थी तो पता चल रहा था कि जो आपका जो न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में होता है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में पॉजिटिव मास लोकेटेड रहता है, बाकी पूरी स्पेस जो होती है एटम की वो क्या होती है, एम्प्टी होती है। इसलिए तो बहुत सारी अल्फा रेज जो हो रही थी वो स्ट्रेट पास हो रही थी, है ना, स्ट्रेट पास हो रही होती, कुछ जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते लौट रही थी, कुछ इससे टकराने के बाद बहुत लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ टकराने के बाद स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब इन्होंने क्या निकाला कि जो एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और एटम का सारा जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो ना उनमें मास ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। दूसरी चीज क्या होती है, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
द पार्टिकल्स दैट डायरेक्टली हिट द न्यूक्लियस बाउंस बैक, और वही पार्टिकल जो डायरेक्टली न्यूक्लियस को हिट कर रहे थे वही बाउंस बैक होके उसी रास्ते से लौट रहे थे, वरना या तो वो यहाँ राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कभी लार्ज एंगल से कभी स्मॉल एंगल से। ठीक है, तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, उन्होंने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेस का बॉम्बार्डेशन कराया। जब अल्फा रेस का बॉम्बार्डेशन कराया तो पता चला कि कुछ रेस तो आपकी स्ट्रेट निकल जा रही है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो रही है बहुत हाई एंगल से, कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो रही है बहुत लो एंगल से, बहुत थोड़ी सी रेस वापस उसी रास्ते से लौट जा रही है जिस रास्ते में वो आ रही है। तो इससे ये पता चला कि जो एटम होता है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस होता है, उसके सेंटर में ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं और उसका एटम का पूरा मास भी उस सेंटर की वजह से होता है। इसी सेंटर को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, As a result of this experiment, the plum pudding model was replaced by Rutherford model. फिर हम आगे वाली वीडियोस में हम सारे मॉडल्स भी पढ़ेंगे और उसमें हम प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ेंगे। जब ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया तो प्लम पुडिंग मॉडल को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया और रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किससे कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी? रदरफोर्ड के गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इसमें इन्होंने क्या चीज बम्बार्ड करवाई थी? अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेस बम्बार्ड करवाई थी। अल्फा रेस क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम या रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट होते हैं। ठीक है, अब discovery of neutrons. By the time Rutherford gave his model of the atom, it was found that the mass of an atom was entirely concentrated within the nucleus in the form of protons, since electrons had negligible मास। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो इन्होंने ये पता चला कि जो एटम का मास होता है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि मतलब उसका सारा जो मास होता है वो सेंटर में न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मास तो ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई है और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई है, और ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स में जो मास होता है वो जीरो है, तो यानी कि जो एटम का मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको वे किया गया तो एटम का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा निकला। इसका मतलब क्या पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसमें चार्ज तो जीरो है लेकिन जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, और इन दोनों का मास को ऐड जब हम करते हैं तब एटम का मास बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। चलो हम इसको रीड करके देखते हैं। बाय द टाइम रदरफोर्ड gave his model of the atom, it was found that the mass of an atom was entirely concentrated within the nucleus in the form of protons, since electrons are negligible mass. However, during subsequent experiments, it was found that the mass of an atom is far more than the total mass of protons present in the atom, है ना? जो एटम का मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा निकला। इसका मतलब it was realized that another subatomic particle should be present in the nucleus that had mass but no electric charge. Neutron was discovered in 1932 by James Chadwick. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है? जेम्स चैडविक ने करी है। ये नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में। Ernest Rutherford was a New Zealand-born British physicist. He is known for his 1899 discovery, which stated that there were at least two distinct types of radiation, alpha radiation and beta radiation. Rutherford एक अच्छे जाने माने फिजिसिस्ट थे और इन्होंने ये भी बताया था दो प्रकार की रेडिएशन होती है, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन होती है। ठीक है, तो अब हमने वीडियो में देख लिया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अपने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो यही तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिससे एटम्स बना होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है न्यूट्रॉन की? न्यूट्रॉन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एटम एंड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन एटम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। सेकेंडली, इट इज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का साइज लगभग सेम होता है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रॉन का चार्ज हमेशा जीरो लिखा जाता है। देखो इस तरीके से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आप जीरो लिखते हो। ठीक है, और मास ऑलमोस्ट वन लिखते हो। क्लियर? तो न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो होता है और मास जो होता है वो ऑलमोस्ट वन होता है, यानी कि प्रोटॉन के बराबर ही मास होता है।
अब ये वाले चार्ट में देखो तीनों पार्टिकल्स की समरी दे दी गई है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम p+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन को हम नीचे चार्ज 0 और मास 1 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज -1 और मास 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है +1 होता है, न्यूट्रॉन में 0 होता है और इलेक्ट्रॉन में -1 होता है। अगर मास की बात करी जाए तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 इंटू 10⁻27 होता है। इसका न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही मास होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है बस, ऑलमोस्ट सेम है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, -31, बहुत कम है, तो इसको ऑलमोस्ट 0 माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो उसको मास को हम प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट हम 0 कहते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमने उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है, इनकी डिस्कवरी पढ़ ली है और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ये भी हमने पढ़ लिया है कि इनमें चार्ज कितना होता है, इनका मास कितना होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि इनकी डिस्कवरी किस किसने करी है और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, तो अब जल्दी से जितना हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करके देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन डैश एंड डैश। तो दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डैश इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द negative terminal in a discharge tube, या cathode rays are produced from the cathode in a discharge tube, है ना। तो यहाँ पे आएगा कैथोड, यहाँ पे आएगा मास। दो फर्स्ट वाले में ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड में आएगा कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। थर्ड, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स्ड, फॉल्स। आपका इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो फिक्स होता है, लेकिन प्रोटॉन के केस में रेशियो फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। डैश रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स, फिफ्थ वाले का आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, फॉल्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर बताऊंगी। फर्दर चीजें हम लोग तो मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।